हेलो गाइस, मैं हूं उदल यादव और आ गया हूं एक बार फिर आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज अपन इसको एक ही शॉर्ट में पूरा रिकैप कर रहे होंगे, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा मजबूत बना देगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले अपने को दो तीन चीजें हैं, दो तीन ऐसी, उनको अपन समझ लेते हैं। क्या है? पहले अपन समझते हैं चार्ज को। क्या चीज है? चार्ज। क्या होता है भैया चार्ज? चार्ज किसी भी चीज पे हो सकता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज तो आपको पता होगा किस टाइप से रहता है। अब देखिए, जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो किस पे रहता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस पे रहता है? प्रोटॉन के ऊपर। ऐसे अपन इसको शो कर सकते हैं कि भैया प्रोटॉन के ऊपर रहता है। ठीक है, इस टाइप से। तो मान लीजिए मैंने अगर एक ऐसे दो वॉल्स बना दी है, एक वॉल जो है अपनी, या फिर एक जो पोल है अपना, पोल मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन को भेजा, तो वो किस साइड जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव की साइड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इससे क्या समझ में आता है कि भैया दो अपोजिट चार्जेस जो रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे इनको। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब आगे चलते हैं। चार्ज जो रहता है अपना, उसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज दो टाइप का होता है, समझ में आ गया। अब जैसे कि किसी बॉडी पे, मान लीजिए कि मेरी एक बॉडी है, उसके ऊपर कितना चार्ज हो सकता है ये अपने को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। चार्ज को पहले तो अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बड़ा क्यू हो सकता है, स्मॉल क्यू हो सकता है, कैपिटल या स्मॉल कोई भी। ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से करते हैं कि भैया क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई। ये होता है फॉर्मूला कि भैया किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है। जैसे मेरी बॉडी, तो उस पर कितना चार्ज हो सकता है, कैसे निकालेंगे? पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि भैया मान लीजिए मेरी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या हो जाएगा अपने पास? ई अपने पास हो जाएगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मेरी बॉडी का चार्ज निकल के आ जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का। कि भैया कोई अपने पास कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये फोन है मेरा, तो इस फोन पे कितना चार्ज होगा? ठीक है, इसको निकालने के लिए इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रॉन्स है और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे अपन? इसको मैं इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट कर देता हूँ, ई नेगेटिव। ठीक है, क्या करेंगे? मान लीजिए कि मेरे बॉडी पे, अब पहली चीज एक चीज और समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, -19 मतलब बहुत छोटा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे। अब मान लीजिए मेरी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या करेंगे? 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये हो जाएगा कूलम। सर ये कूलम क्या होता है? कूलम होता है कूलम होती है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इसको नोट कर लेना, जिन लोगों को भी नोट करना हो। कूलम क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है इलेक्ट्रिसिटी की। क्या होता है भैया? जैसे चार्ज है, अब अपन ने कोई भी चार्ज जो अपने पास है, एक स्टैटिकली था अपने पास कि भैया कहीं रखा हुआ है चार्ज, जैसे मेरी बॉडी पर रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, उसको अपन ने करा दिया फ्लो। जब अपन फ्लो को करा देते हैं किसी चार्ज को, तो यहाँ पे क्या बन जाती है अपने पास? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब अपन किसी चार्ज को फ्लो कराते हैं तो क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? तो भैया इसकी डेफिनेशन क्या आ गई अपने पास इलेक्ट्रिसिटी की? सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती। पहले क्या होता है? करंट बनता है। करंट कैसे बनता है?
जब अपना चार्ज जो है वो फ्लो करता है तो क्या बनता है अपने पास, करंट बनता है। तो करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, ये करंट की डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट करंट। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भैया, करंट पास होता है तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है जिससे आपके अप्लायंसेस वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो चीज होती है, सारी किस चीज पे बेस्ड होती है, करंट के ऊपर। आगे चलते हैं अपन इसमें। तो अपन इसको मिटा लेते हैं और आगे चलते हैं। तो देखिए, चार्ज आपको समझ आ गया, करंट आपको समझ आ गया। अब किस तरीके से करंट बनता है, तो मान लीजिए अपन ने एक सर्किट बनाया। ठीक है, ये एक सर्किट है, अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया इसके ऊपर, सिर्फ एक नॉर्मल सा एक वायर है और ये वायर अपन ने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए यहाँ तक नहीं करा, अब अपन ने अगर इसको यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन जाए आगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बड़ा फ्लो करा दिया हमने, किसी चार्ज को करा फ्लो कराया, ये यहाँ से आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जिस तरफ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इतनी बात समझ में आती। अब सर समझ नहीं आया क्या, थोड़ा सा ना कंसेप्ट क्लियर नहीं, मैं बताता हूँ। देखो कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, मान लीजिए आपको ये डाउट होगा ना कि अब भैया यहाँ पे चार्ज है तो वो जा कैसे रहा, आगे कैसे बढ़ रहा है, ये चार्ज है ये चार्ज है, आगे कैसे बढ़ रहा है, मैं बताता हूँ। मान लीजिए अपने पास किसी भी चीज को हिलाने के लिए, जैसे अपने पास इनर्शिया था। ठीक है, इनर्शिया कब तक वर्क करता है, पिछले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब तक अपन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, तो अपन चार्ज में भी यही है, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, उस एक्सटर्नल फोर्स को अपन बोलते हैं, सेकेंड आपकी जो चीज होती है वो पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन, पूरा नाम मैं इसका लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे चलते हैं, क्या होता है भैया, दो चीजें होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। भैया नई नई चीजें बता दी आपने तो समझ नहीं आ रही, अब बताते हैं, रुक जाओ। पहले पोटेंशियल समझाएंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। जो एक्सटर्नल फोर्स, जो कि किसी भी, मान लीजिए ये बनाया हमने एक सर्किट। ठीक है, यहाँ कोई बना दिया है वो, इस पर भी ध्यान मत दीजिए, जिसको हम समझा देंगे। ठीक है, यहाँ हमने करा पॉजिटिव एंड, यहाँ करा हमने नेगेटिव एंड, यहाँ से चलना शुरू हुआ, करंट जाता गया जाता गया जाता गया। तो यहाँ ना अपन ने एक बैटरी लगा रखी है, इसको अपन बोलते हैं बैटरी। ठीक है, ये जो बैटरी होती है ये क्या करती है, पोटेंशियल प्रोवाइड करती है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव। तो जब क्या होता है, इसके ना पोटेंशियल जो प्रोवाइड करती है वो पोटेंशियल क्या करता है, इनको धक्का देता है। क्यों धक्का देता है, कि भैया चार्जेस आगे बढ़ो तो करंट पैदा होगा। तो पोटेंशियल कुछ नहीं है, बस एक्सटर्नल फोर्स है जो कि चार्जेस को मूव कराने के लिए काम आती है। इतना समझ में आ गया कि भैया क्या करता है पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पहले पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल को अपन डिनोट करते हैं V से, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। इतना समझ में आता है सबको। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपने पिछले साल पढ़ा होगा प्रेशर। ठीक है, अब मान लीजिए कि कहीं हमने ले लिया कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में प्रेशर कितना है 50 पास्कल। ठीक है, पास्कल यूनिट होती है प्रेशर की, तो पता होगा ना। उसके बाद हमने क्या करा, चेन्नई ले लिया, चेन्नई में मान लीजिए कितना है प्रेशर 100 पास्कल। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कि भैया डिफरेंस बताओ दोनों में कितने प्रेशर का डिफरेंस है। तो अपन क्या करते हैं कि भैया 100 माइनस 50 इक्वल्स टू 50, कि भैया 50 पास्कल का प्रेशर डिफरेंस है इसके बीच में। ठीक है, सेम चीज, ये
कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कंफ्यूज करते लोग, मैं बताता हूँ। बस सेम चीज अपने को अप्लाई करनी का है पोटेंशियल में। कैसे? पोटेंशियल के अंदर क्या हो जाएगा कि भैया मान लीजिए कि हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली में अभी कितना पोटेंशियल है? अभी पोटेंशियल है 60 वोल्ट का, और चेन्नई में कितना है? चेन्नई में 25 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60 माइनस 25 कितना हो गया? जल्दी बोलो बोलो, कितना हो गया? 35। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, फर्स्ट पॉइंट का दूसरे पॉइंट से माइनस कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज पे आते हैं। अब देखिए, इसके अंदर आ जाता है अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस को मिटा देते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं अपन ओम्स लॉ पे। ये है मेन चीज, ओम्स लॉ। ठीक है, हाँ भैया इसकी तो बहुत जरूरत है, एग्जाम में तो इसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है अपने से? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। क्या है इसकी डेफिनेशन? एज द पोटेंशियल difference across the circuit, समझ में आ रहा है ना ये? as the potential difference across the circuit increases, current will also increase। क्या होगा कि भैया as the potential difference across the circuit increases, कि भैया हमने क्या करा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एक तरफ दोनों साइड में बढ़ा दिया है, तो वहां से करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ये चलता रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब क्या है? द करंट फ्लो in the circuit is directly proportional to the applied पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या कह रहा है कि द करंट फ्लो इन दिस सर्किट, करंट जो है अपना, जो करंट है जिसको अपन ने आई से अपन बताते हैं, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के, वी के। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? क्या हो गया? I is directly proportional to V। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? This is called Ohm's law। यहाँ लिखने की भी जगह नहीं बची, लो Ohm's law। ठीक है, समझ आ रहा ना? This is called Ohm's law। समझ लेना इसको थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ फिर भी। ठीक है, द करंट फ्लो इन दी, अब इसको अपन आगे देख लेते हैं। ये डेफिनेशन को नोट करो, फिर अपन इसको समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? मान लीजिए, ये देखिए कि अपन ने क्या करा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? V इक्वल्स टू I इंटू R। ये होता है अपना ओम्स लॉ का फॉर्मूला। सर R ही क्यों आया? अब ये बात पूछने वाली बात है ना कि भैया ये तो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगना चाहिए, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में R ही क्यों आया? R क्यों आया ये भी बताते हैं। जब हमारे सर्किट में करंट
फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ना, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो जो करंट को फ्लो होने से रोकता है वही यहाँ पे कांस्टेंट यूज होगा, क्या? रेजिस्टेंस। अब अपन एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? आई अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ इसको अपन ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूले को, V/R, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन V को हटा दें और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएं तो क्या समझ में आता है अपने को कि V इक्वल्स टू 1/R। इससे ये समझ में आता है कि एज करंट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि एज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस करंट विल डिक्रीज। क्या होगा? जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट डिक्रीज होगा। तो करंट को जो रोकता है, अब जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर ना ये इसको बोलते हैं रेजिस्टर, क्या बोलते हैं? रेजिस्टर। अपन एक रेजिस्टर लगाया, क्यों लगाया? देखिए वायर में एकदम बढ़िया से फ्लो होते हुए जा रहे थे चार्जेस। अब रेजिस्टर क्या काम करता है? जैसे अपन ने यहाँ पे रेजिस्टर लगा दिया ना, इसको पूरे को रफ करता हूँ फिर बताता हूँ। अपन ने यहाँ पे रजिस्टर लगाया ना, तो रजिस्टर क्या करेगा कि भैया जो चार्ज सीधा सीधा जा रहा था उसको यहाँ पे क्या करेगा, ऐसे 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 कोलिजन करवा के भेजेगा। वो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे चार्ज उतना कम फ्लो होगा। सीधे सीधे जा रहा था लेकिन अब रुकता जा रहा है, समझ रहे हो ना। अब रेजिस्टेंस कैसे प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है मटेरियल की, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो अपन इसके अंदर एक चीज समझते हैं। पहले तो क्या है कि देखिए रेजिस्टेंस जैसे अपने पास, अब रेजिस्टेंस जो है मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे या किसी भी चीज पे डिपेंड करता है। तो जैसे लेंथ वाइज, अब अपन अगर किसी भी चीज की लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। अब लेंथ को पहले मान लीजिए कि लेंथ इतनी सी थी, ठीक है। तो ये बिना कॉलर्ड किए एक दो बार कॉलर्ड किया और ऐसे निकल रहे थे आइटम, समझ गया, कम कोलिजन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं और अपन ने किसी चीज की लेंथ को बढ़ा दिया और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा। तो एज द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, क्या आ जाएगा? एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख देता हूँ, वायर की जगह कुछ भी हो सकता है वहां पर, ठीक है। कंडक्टर increases resistance also increase। समझ में आती इतनी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आता है ना आपको। मान लीजिए कि एक मिनट, हाँ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कि भैया एक बार में इसका जो इतना जो एरिया है, जैसे कि कोई पाइप मान लीजिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर सकते हैं, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कि भैया इसमें से इतना चीजें निकल सकती है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर अपन बढ़ा दें, मान लीजिए कि एक ही अपने पास एक डब्बा था, ठीक है, ये इतना बड़ा है। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है? कोलिजन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक साथ भरे हुए हैं इसके अंदर। तो क्या मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से कोलाइड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ करेगा, बहुत ज्यादा कोलिजन होगा। लेकिन अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए आपका किसी हॉल में बहुत सारे, एक छोटा हो रूम है उसमें बहुत सारे लोग कर दे, तो भैया उसमें कोलिजन ज्यादा होने के चांस रहेंगे ना। लेकिन अगर कोई हॉल ले ले एकदम बड़ा जहाँ पे भीड़ कम है तो वहां पे कोलिजन कम होंगे। उसी टाइप से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर अपन ने बड़ा कर दिया और इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है, ठीक है, तो यहाँ पे कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। समझ, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या? एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, इतना समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं अपन फिर से, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ कंडक्टर।
नेचर ऑफ कंडक्टर पे कैसे कि भैया प्लास्टिक का होगा तो उसके अंदर एक चीज मैं आपको इसमें टर्म समझाता हूँ जिससे आपको नेचर ऑफ कंडक्टर अच्छे से समझ आएगा। एक सेकेंड देखिए, अपन ने अभी क्या देखा कि भैया एरिया अपन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, मतलब कि एरिया जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि R इक्वल्स टू 1/A, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस घटेगा। ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इसकी जगह पे लिख देते हैं कि R इक्वल्स टू L/A। L क्यों लिखा अपन ने भैया? L इसलिए क्योंकि ये जो है अपना लेंथ है वो, ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया। अब मान लीजिए क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं तो लेंथ भी आएगा। अब अपन ने जब इसका ये हटाया ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा रो। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास, R इक्वल्स टू रो L/A। इसको अपन रो का साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, ROH। और इसको एक्चुअल में बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो जो रो होता है वो रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी मतलब कि क्या बोल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। भैया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी उस हिसाब से वैरी करेगी। कितना समझ में आता है? मान लीजिए कि कोई चीज गर्म है तो वो कितनी गर्म है तो उससे उसका टेम्परेचर, मतलब उसका जितना ज्यादा टेम्परेचर उस हिसाब से उस चीज की रेजिस्टिविटी अलग होगी। जैसे आप कोई लोहे की रॉड लेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उसको आप लेंगे तो उसका मतलब कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। उसकी जगह पे अपन कोई दूसरी चीज ले लें, मान लीजिए हमने कोई प्लास्टिक लिया है। अब आप ना उसको दूर से पकड़े रहेंगे ना तो वो इतनी जल्दी यहाँ तक गर्म होकर नहीं आएगा, वो पिघलेगा लेकिन वो यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो जल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है जो हीट कैच तो करते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी पूरी मतलब अपने पूरे एरिया में हीट को ट्रांसफर भी कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रेजिस्टिविटी उसी टाइप से लगती है। तो हर मटेरियल की मैं बात कर रहा था, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कि भैया जब नेचर अलग होगा मटेरियल के कंडक्टर का, कंडक्टर के मटेरियल का, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए वो मेटल का है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, ठीक है। और अगर वो प्लास्टिक का है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। मान लीजिए कि वो स्टील का है, स्टील भी मेटल में आ जाएगा लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। और वही चीज कॉपर की है अगर तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कहाँ पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये चीज बाद में आपको पढ़नी है अगली क्लासेस में। अभी आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि किसकी रेजिस्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है। ये सारी चीजें आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी करके एक चैप्टर आएगा क्लास 12th के अंदर, उसमें डीपली समझाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे अपन चलते हैं किस चीज पे, इसको अपन डाल देते हैं। ओम्स लॉ अपना हो चुका है। दूसरी चीज अपनी क्या चल रही है भैया? हाँ, रेजिस्टेंस एक चीज पे और किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस चीज पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर। क्यों भैया टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा? मैं बताता हूँ। मान लीजिए किसी बॉक्स के अंदर अपन ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। केमिस्ट्री में ना आपको टर्म मतलब बताई जाएगी, समझाई जाएगी, क्या? एक्साइटेड स्टेट। शायद आपको अभी बताइए या नहीं बताइए, उसको अपन समझेंगे बाद में। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है ना कि जब अपन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी क्या? हीट एनर्जी के फॉर्म में अगर अपन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। एक्साइट हो जाता है मतलब क्या? बहुत ज्यादा इधर उधर बस कोलिजन्स करने लगता है। कोलिजन्स का मतलब भागने लगता है। लेकिन अगर वो किसी कंडक्टर के अंदर बंद है, ठीक है, आइसोलेटेड है, तो वो कहीं पे भी कोलिजन करेगा। या फिर वो किसी जगह से जा रहा है तो वहां पे बहुत तेज 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 मूव करने लगा तो वहां पे क्या होगा? कोलिजन होगा। तो जितनी ज्यादा अपन हीट देंगे, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा अपन टेम्परेचर देंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ गए? ठंडा रहेगा तो वो एक्साइटेड नहीं रहेगा, नॉर्मल जैसा जा रहा था वैसे ही जाएगा। लेकिन अगर वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या है अपने पास। तो देखिए अब ना इसके अंदर अपन एक कंसेप्ट देख लेते हैं जो कि है सीरीज और पैरेलल का।
तो सीरीज एंड पैरेलल वाला क्या कंसेप्ट है, देखिए रेजिस्टेंस जो रहता है उसको, उसके लिए अपन क्या करते हैं, रेजिस्टर्स लगाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, मान लीजिए अपन ने एक सर्किट बनाया, इसके अंदर अपन ने ये एक रेजिस्टर लगा दिया, दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, और कहीं यहाँ पे भी एक रेजिस्टर लगा दिया, और इसको आगे जाके सर्किट कंप्लीट कर दिया। तो क्या होगा ना कि जब यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, मान लीजिए ये प्लस है, यहाँ से माइनस है, यहाँ से चार्ज फ्लो होना वो शुरू हुआ, तो यहाँ पे कुछ चार्ज जो रहेगा आपका वो घट जाएगा। क्या करेगा, रेजिस्टेंस चार्ज को यहाँ पे कुछ रोक ले और कम फ्लो कराएगा। ठीक है, फिर यहाँ आगे जाएगा तो यहाँ पे और कम फ्लो होगा, यहाँ से आगे जो जाएगा यहाँ पे कुछ चार्ज माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ चार्ज माइनस होगा, और जब यहाँ तक पहुंचेगा तो उसके पास चार्ज कम बचेगा। अब इस चीज को कैसे समझ सकते हैं अपन, आगे बताता हूँ। इसके अंदर ना रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करेगा कि भैया किसी सर्किट का कितना रेजिस्टेंस है, ये कैसे पता लगाएंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि अपने पास एक सर्किट है, ये ठीक है, ये बन गया अपना प्यारा सा सर्किट। तो देखो, एक जो दोनों समझा तो सीरीज पैरेलल एक साथ में, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्योंकि नोट्स बनाने में आपको आसानी होगी। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने ओम्स लॉ देखा था, क्या देखा था, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है और उसके बाद क्या कर देंगे, मान लीजिए कि अपना रेजिस्टेंस है तो R इक्वल्स टू V बाय आई कर दिया। अब अपन ने क्या है ना, करंट यहाँ से भेजा। अब एक चीज अपन इसमें क्या डालते हैं, V की जगह पे फिर से IR डाल देते हैं। क्या डालते हैं, V की जगह पे IR पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई तो कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल्स टू, अब R जो रहेगा मैं बताता हूँ। देखिए, जो पोटेंशियल रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बात की थी कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्लस माइनस करके निकालते हैं। तो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल पोटेंशियल कितना होगा अक्रॉस द वायर, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला था, क्या था, V इक्वल्स टू आई आर होता है, सब जगह आई आर रख दो, आई आर। यहाँ क्या हो जाएगा, करंट तो अपना क्या है सेम, यहाँ हो जाएगा आई R1, करंट तो एक ही गया ना अपने पास, और यहाँ से माइनस हुआ वो अपने को पता नहीं। अभी अपने पास क्या है, R1 है, R2 है और R3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस I प्लस R1, I प्लस R2 और I प्लस I R3। ठीक है, सॉरी I R2 और I R3। तो I और I तो कैंसिल होगा, बचा क्या, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास पता है, यहाँ आपके पास बचेगा ये। तो यहाँ पे क्या गया अपने पास, देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या जाता है, इसी को अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं अपन, इसको अपन आगे समझते हैं। मान लीजिए कि भैया अब अपने पास ना सर्किट में कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस दे रखे, ठीक है, ये बन गया अपना सर्किट। इस तरीके से अपने को रेजिस्टेंस दिया। एक और ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, R1, R2 और R3। तो अब क्या होगा ना, मान लीजिए अब फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला तो अभी भी अपने पास V इक्वल्स टू आई आर है। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है ना, पैरेलल के अंदर ये होता है कि इसमें ना पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। इसके अंदर पोटेंशियल यहाँ इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सब दूर सेम ही रहने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है 0। फिर क्या आ जाता है, अब इसके अंदर क्या वेरी होता है, इसके अंदर वेरी होता है करंट। यहाँ पे होता है I1, यहाँ पे जाता है I2, इस तरीके से वेरी होता जाता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से फॉर्मूले में क्या डालेंगे, V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, I इक्वल्स टू V बाय R। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, अब अपने पास रेजिस्टेंस अभी भी 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे V बाय R इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय
R2 प्लस V बाय R3। V V V V चारों हो जाएंगे कैंसल, और यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। समझ में आया? तो ये होता है अपने पास पैरेलल सर्किट। अगर अपने को दिया हो क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दे रखे हो, तो इस तरीके से निकलता है अपना R1 R2 और R3। ठीक है, इसमें अपन एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 5 का है और यहाँ पे भी 5 का है। ठीक है, तो क्या यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय, इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीजें गलत करते हैं बच्चे, वो मैं बता देता हूँ। 1 प्लस 10 फिर 1 बाय 5 फिर 1 बाय, यहाँ आ जाएगा 1 बाय 5। तो इसका जल्दी से अपन कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 बाय 10 आ जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है ना, इक्वल्स टू 5 बाय 10 इक्वल्स टू 1 बाय 2, मतलब 0.5 क्या निकल के आ गया इसका टोटल रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आती है, टोटल रेजिस्टेंस। एक सेकंड, टोटल रेजिस्टेंस अभी भी नहीं आया, मैं बताता हूँ। इसमें यहीं पे गलती करते हैं लोग। क्या होता है, 5 बाय 10 लिया लेकिन 1 बाय R था ना, अब इसका रेसिप्रोकल कौन करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 10 बाय 5, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आया, कितना आ जाएगा 2 ओम का टोटल रेजिस्टेंस। ये था अपना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं अपन इसके आगे। ठीक है, तो अपन इसके अंदर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है हीट एनर्जी। क्या टॉपिक है अपना नेक्स्ट, हीट एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी क्या होती है सर, ये बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे। हीट एनर्जी क्या होती है, देखिए हीट एनर्जी, हीट जनरेटेड, पहले तो इसको ये समझते हैं, हीट जनरेटेड in a conductor with voltage V across it and current I flowing for time t is given by कैसे देते हैं, H इक्वल्स टू VIT। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है क्या, H इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो भैया ये फॉर्मूले आए कहां से, ठीक है, इस डेफिनेशन को नोट करो, फिर बता दो ये फॉर्मूले किस जगह से आए। ठीक है, कर लिया नोट, हम बता देते हैं। अब इन फॉर्मूलाज पे आते हैं कि भैया आपने जो 2 फॉर्मूले लिखे हैं हीट जनरेशन के। पहले तो हीट जनरेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप जब अपने हाथ को इस तरीके से जोर जोर से मारते हैं, ठीक है, इस पर कॉलोइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट जनरेट होगी। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, बार बार किसी भी रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर या फिर कंडक्टर में कॉलोइड करते हैं, तो वहां पे जनरेट होती है हीट। क्या जनरेट होती है, हीट। तो उसी तरीके से हीट यहाँ पे जनरेट होती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब हीट एनर्जी जनरेट हो रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि भैया जब जनरेट हुई है तो पूछी जाएगी एग्जाम में कि भैया कितनी हीट जनरेट हुई। तो इसको आगे देख लेते हैं, हीट जनरेट कैसे हुई ये समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला कहाँ से है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। तो कहां से आया ये, देखिए क्या होता है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, हमने बढ़ा दिया यहाँ से करंट बढ़ाया हमने कितनी, कि भैया वो मल्टीप्लाइड बाय आई की ही तेजी से बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आई इंटू आई की तेजी से बढ़ रहा है। जब वो इतना आई स्क्वायर की तेजी से बढ़ेगा
तो उसके अंदर क्या होगा, कोलिजन भी ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो करंट बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा फ्लो कराना पड़ेगा। अब जितनी ज्यादा भीड़ बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ज्यादा वहां कोलिजन होगा, उतनी ज्यादा वहां पे हीट बढ़ेगी। एक चीज यहाँ से आ जाती है। दूसरी क्या है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखिए ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आएगा यहाँ पे। आर भैया आर कैसे आया ये, देखिए भाई रजिस्टर होता है कि नहीं, रजिस्टर हमने लगा दिया तो वो रजिस्टर काम क्या करता है, रजिस्टर वहां पे कोलिजन्स करवाता है बहुत तेजी से, ताकि करंट आगे फ्लो ना हो। जब वहां पे कोलिजन ज्यादा होंगे रजिस्टर के अंदर तो वहां भी क्या होगा, वहां भी करंट बढ़ेगा। तीसरी चीज क्या आती है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, कि भैया जितने ज्यादा टाइम में इलेक्ट्रॉन्स वहां एक जगह पे रहेंगे या एक जगह से फ्लो होने में जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, वहां कोलिजन्स उतने ज्यादा आएंगे। या आप मान लीजिए किसी भीड़ भड़क्के वाली जगह में घुस गए हो, अब वहां से आप जितनी ज्यादा देर में निकलोगे उतने ही ज्यादा लोग आपसे टकराते जाएंगे, लेकिन आप जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतने कम लोग टकराएंगे। तो उस तरीके से टाइम पे डिपेंड करती है हीट की, भैया कोलिजन ज्यादा तो मतलब हीट ज्यादा। तो बस यहीं से क्या हो गया, I² R और T ये यहाँ पे हमने डाल दिया। क्या फॉर्मूला हो गया, H इक्वल्स टू I² R और T। अब यहाँ पे भैया ये पुराना वाला जो फॉर्मूला है ये कैसा है, ये भी बता देता है, V इंटू आई इंटू टी। तो देखिए क्या करा हमने, जो I² वाला फॉर्मूला था, मान लीजिए ये लिखा है H² इक्वल्स टू I² R T, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा, इसको अपन ने I जो है I की R की जगह पे क्या पुट कर दिया, जैसे V इक्वल्स टू आई आर होता है कि नहीं, तो R की जगह पे अपन ने क्या पुट किया, V बाय I। तो यहाँ पे अपन ने क्या पुट कर दिया, V बाय I। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, एक I कैंसिल हो गया, तो I इंटू वी इंटू टी, आई इंटू वी इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला आ गया। आया समझ कैसे आया। तो ये हो गया अपना हीट एनर्जी का पार्ट, भैया हीट एनर्जी कैसे निकाली जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पास क्या है, अपने पास है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है भैया इलेक्ट्रिक पावर, देखो अपन ने देखा था पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, कि भैया कितने टाइम में कितना वर्क हुआ उसको अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब यहाँ वहां पे वर्क एनर्जी था, यहाँ पे अपन अगर हीट एनर्जी बोलते हैं तो कहीं कुछ दिक्कत है क्या, यहाँ पे अपन ने एक एनर्जी बोल दिया है इक्वल्स टू टाइम। कितना समझ में आता है, ये वर्क डन भैया देखा लग रहा है, कैसे लग रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, V इक्वल्स टू W बाय Q, ये फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला किताब के अंदर दिया हुआ है, किस चीज का, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर एक ये फॉर्मूला आता है। तो अपन इसको यहाँ पे पुट करते हैं, किसका, W की जगह पे V इंटू Q यहाँ पे पुट कर देते, क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू V इंटू Q बाय T। एक चीज हो गई। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे जैसे V इंटू Q है अपने पास, तो अपन इसके अंदर V इक्वल्स टू आई आर डाल के देखते हैं सर सॉरी, जैसे अपन ने यहाँ पर डाल दिया है। अब जैसे एक चीज और देखी भी लग रही है यहाँ पे, Q बाय टी जो है, Q बाय टी देखा नहीं लग रहा, Q बाय टी क्यों देखा लग रहा, क्योंकि देखिए जी कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, करंट। तो यहाँ पे जल्दी से डाल दिए, P इक्वल्स टू V इंटू आई, इतना यहाँ तक समझ में आया। अब क्या V की जगह पे अपन क्या डाल देते हैं, V इक्वल्स टू होता है आई आर, तो अपन यहाँ पे आई आर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, P इक्वल्स टू V की जगह पे डाला अपन ने I, तो ये I से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा I², ठीक है, ये जाएगा I² इंटू R। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, एक बार और डाल देते, क्या I की जगह पे अपन क्या डाल देते हैं, जैसे कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I की जगह पे अपन डाल देते हैं V बाय R, ठीक है। क्या डालते हैं यहाँ पे, V बाय R डाल देते हैं, एक I की जगह पे डालते हैं, ठीक है। और बचा यहाँ पे I और यहाँ पे बचा R, R से R कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो गया, P इक्वल्स टू V इंटू आई। इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे अपने को V² लगाना चाहिए, V² बाय सॉरी इसको अपन ऐसे नहीं करेंगे, I² की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो R² और यहाँ पे था R, एक R से एक R कैंसल, बच्चों वाली फिजिक्स थोड़ी सी लगा दी थी मैंने, V बाय R, V² बाय
8। तो ये आ जाता अपने पास पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपने पास कितने पावर के फॉर्मूले होगा, एक, इसको छोड़ दीजिए, हाँ चलिए इसको भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 फॉर्मूले यहाँ पे अपने पास आते हैं पावर के। लेकिन अपने को जरूरी कितने हैं वो देख लीजिए। अपने को जरूरी है एक तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरा ये वाला फॉर्मूला और तीसरा ये वाला फॉर्मूला। देखिए लास्ट के जो 3 फॉर्मूले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर के अंदर। और यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ये था अपना क्विक रिकैप। क्विक तो नहीं बोल सकते, थोड़ा लंबा लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, पर हाँ इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि कुछ एक आधा कंसेप्ट कहीं पे छूट गया होगा, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे, अगर हमारे पास कमेंट्स आते हैं तो। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी और भी वीडियोस डले हुए हैं, चाहे वो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का हो, और बहुत सारे मैथ्स के भी इसके ऊपर अभी डल चुके हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स उस पर पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। ओके, तो पढ़ाई करते रहें, सोच रहे। थैंक यू।